Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today the topic of discussion is cell wall inhibitors. Cell wall inhibitors is one of the categories of antibiotics. सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं क्या। सेल वॉल इनहिबिटर्स ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो माइक्रोब्स को, जो बैक्टीरियाज को, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं। लेकिन कैसे? सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करके। अब जब सेल वॉल की फॉर्मेशन रुक जाएगी, सेल वॉल की फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर सेल वॉल डेवलप नहीं होगी। जब प्रॉपर सेल वॉल डेवलप नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर इफ़ेक्ट होगा। जब उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। मतलब पैथोजन जो है वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकेगा। तो ऐसे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो हैं वो इन्फेक्शन को रोकते हैं माइक्रोब्स को किल करके। अब सेल वॉल बनी भी होती है मेन कंपोनेंट से, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन में पेप्टाइड के यूनिट्स होते हैं जो कि क्रॉस लिंक हुए हुए होते हैं आपस में। इस चीज़ को हम कहते हैं क्रॉस लिंकेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन यूनिट्स। तो सेल वॉल इनहिबिटर जो हैं वो इस स्टेप के साथ इंटरफेयर करते हैं, मतलब क्रॉस लिंकेज को रोकते हैं। सेल वॉल इनहिबिटर्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया है पेनिसिलिन्स में, सेफेलोस्पोरिन्स में, कार्बापेनम्स में, मोनोबैक्टम्स में। सबसे पहली कैटेगरी हम पेनिसिलिन्स को ले लेते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। पेनिसिलिन जो है उनको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली एक बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो रेड और ब्लैक टू कलर्स में। रेड कलर का जो रिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा लैक्टम रिंग को। इसके साथ एक 5 शेप रिंग अटैच है जिसको हम थायाजोलिडीन रिंग कहते हैं, और इसके स्ट्रक्चर के साथ एक आर ग्रुप अटैच होता है। ये है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। अब पेनिसिलिन जो है वो एक्ट कौन से ऑर्गेनिजम्स पे करती है, किस इन्फेक्शन को ट्रीट करती है? तो वो इन्फेक्शन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हुए होंगे उनको पेनिसिलिन मेनली टारगेट करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस को भी ये ट्रीट करता है, लेकिन सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वालों को नहीं। लेकिन ये मोस्टली जो कवर करेगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शंस को करेगा। अब हम देख लेते हैं कि ये एक्ट कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल सिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। इसमें पेप्टाइड यूनिट्स होते हैं जो कि क्रॉस लिंक किए गए होते हैं एक दूसरे के साथ। तो पेनिसिलिन्स ने जाके क्या करना है कि उनकी क्रॉस लिंकेज को रोकना है। तो पेनिसिलिन्स पहले जाके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ, और उसके रिएक्शन को, जो सेल वॉल सिंथेसिस का रिएक्शन है, उसको कैटेलाइज कर देंगे, उसको तेज़ कर देंगे, और क्रॉस लिंकिंग जो है उसको फैसिलिटेट कर देंगे, उसको इंक्रीज़ कर देंगे। अब जब क्रॉस लिंकिंग होने लगेगी और उसमें पेनिसिलिन्स आ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि सेल वॉल जो है वो वीक बनेगी, प्रॉपर सेल वॉल डेवलप नहीं होगी। जब प्रॉपर सेल वॉल डेवलप नहीं होगी तो उसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी, पैथोजेंस किल हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, कि किन बैक्टीरियाज को ये किल करते हैं, किन के लिए इफ़ेक्टिव हैं, किसके लिए ये कम इफ़ेक्टिव हैं। तो एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो है वो किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली वो माइक्रोब्स के, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनमें सेल वॉल थिन है, दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की सेल वॉल थिक होती है। तो जिसकी सेल वॉल थिन है उसमें एंटीबायोटिक्स पेनिट्रेट इजीली कर जाएंगी, और जिसकी सेल वॉल थिक है उसमें पेनिट्रेशन थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो जिसमें इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगी, जिसमें इजीली अपनी साइट ऑफ इफेक्टिवनेस पहुंच जाएंगी, तो उसमें इनका स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इनका पेनिसिलिन का इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में इनकी इफ़ेक्टिवनेस रिलेटिवली कम होगी।
आगे जी क्लासिफिकेशन है, इसमें आ जाता है एमॉक्सिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन जी हो गया, पेनिसिलिन वी, नेफ्सिलिन, मेथिलिन, ऑक्सासिलिन और पिप्रासिलिन। यहाँ पे इनको ड्रग्स को डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह ये है कि ड्रग्स को सब कैटेगराइज किया गया है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब पेनिसिलिन्स को नेक्स्ट कैसे सब कैटेगराइज किया गया है। पेनिसिलिन्स 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुई हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, एंटी स्टेफिलोकोकल और एंटी स्यूडोमोनल। सबसे पहले हम ले लेते हैं नेचुरल पेनिसिलिन्स को। एज द नेम शोज, नेचुरल पेनिसिलिन्स जो है वो नेचुरल सोर्सेज से प्रोड्यूस की गई हैं। इसमें पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी आ जाएंगी। पेनिसिलिन जी और वी जो है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द फर्मेंटेशन ऑफ पेनिसिलिनम क्राइसोजेनम। अब पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। पेनिसिलिन जी जो है उसको हम इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड स्टेबल नहीं है। इसको अगर हम ओरल देंगे तो स्टोमक का एसिड जो है वो उसको इफ़ेक्ट करेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन एज सच नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ पेनिसिलिन वी जो है वो एसिड स्टेबल है, इसलिए उसको हम ओरल फॉर्मुलेशन में भी दे सकते हैं। नौ हम देखते हैं स्पेक्ट्रम को। पेनिसिलिन जी इफ़ेक्ट करता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और स्पाइरोजेट्स को। पेनिसिलिन वी का स्पेक्ट्रम भी सेम ही है। पेनिसिलिन जी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, 5 टाइम मोर पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू पेनिसिलिन वी। तो ज़्यादा सीवियर जो इन्फेक्शन होंगे उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे पेनिसिलिन जी की। लेकिन पेनिसिलिन वी ऑन द अदर हैंड उसको हम यूज़ करते हैं लेस सीवियर इन्फेक्शंस को ट्रीट करवाने के लिए। हमने पढ़ लिया नेचुरल पेनिसिलिन्स। अब हम पढ़ेंगे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स, यानी इनको हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस करवाते हैं। इसको हम लेबोरेटरी टेक्निक से प्रोड्यूस करवाते हैं। इनमें आ जाते हैं एमॉक्सिलिन और एम्पिसिलिन। एमॉक्सिलिन जो है उसको मेनली डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स को हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे। पेनिसिलिन के मेन स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग के साथ एक आर ग्रुप अटैच है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में हम आर ग्रुप की चेंजिंग के थ्रू सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स बना सकते हैं। मतलब उसके स्ट्रक्चर में आर ग्रुप की जगह हम कोई नया मेंबर ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब आर ग्रुप को चेंज करने से हमारे पास क्या होगा कि पेनिसिलिन का स्पेक्ट्रम इंक्रीज़ हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की तरफ, इसलिए इसको हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बीटा लैक्टमेज क्या होता है। बीटा लैक्टमेज बेसिकली एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है जो क्या करती है, बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में बेसिक काम बीटा लैक्टम रिंग का होता है। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होंगे जो नेचुरली बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं। अब जो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पेनिसिलिन अपना काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें जो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस हो रहा है वो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा और पेनिसिलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इनमें क्या करते हैं कि हम पेनिसिलिन की फॉर्मुलेशन करते हैं विद बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। मतलब हम उसमें ऐसे कंपाउंड्स ऐड करवा देते हैं जो बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट कर देंगे। बीटा लैक्टमेज जब इनहिबिट हो जाएगा तो बीटा लैक्टमेज प्रोटीन्स जो हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहेगा और वो अपना काम ठीक से कर सकेगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन्स की तरफ। इसमें हमारे पास मेथिलिन, नेफ्सिलिन, ऑक्सासिलिन और डिक्लोक्सासिलिन आ जाती हैं। अब ये ऐसी पेनिसिलिन है जो नेचुरली बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें भी ये पेनिसिलिन वर्क कर जाती हैं। अब इनकी एक्टिविटी मोस्टली होती है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ये बहुत कम इफ़ेक्ट शो करती हैं या बिल्कुल इफ़ेक्ट शो नहीं करती। इनमें से जो मेथिलिन है उसको क्लिनिकली हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि मेथिलिन जो है वो बेसिकली नेफ्राइटिस काज करता है, इसलिए इसका यूज़ जो है उसको डिनाई किया जाता है।
हाँ, लेकिन इसको हम लेबॉर्ट्री टेक्निक्स के लिए, लेबॉर्ट्री मेथड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ एंटी स्यूडोमोनल पेंसिलिन्स। इनका नाम क्यों रखा गया, उनकी एक्टिविटी की बेस पे रखा गया है, क्योंकि ये एक्ट करते हैं अगेंस्ट स्यूडोमोनास एरोजिनोसा के अगेंस्ट। अब इसकी अगर हम टैज़ोबैक्टम के साथ फॉर्मुलेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी और ये क्या करेंगे, पेंसिलिनेज प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म हैं जो पेंसिलिनेज प्रोड्यूस करते हैं उनमें भी इफ़ेक्टिवली काम कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेंसिलिन्स की रेजिस्टेंस को, कि रेजिस्टेंस किन ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होती है और किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, हम वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन है। हम पीछे बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा लैक्टमेज क्या है। ये वो एंजाइम है जो बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बीटा लैक्टम जो है वो मेन चीज़ है स्ट्रक्चर की। पेंसिलिन के स्ट्रक्चर की मेन चीज़ क्या है, बीटा लैक्टम। अब जब उसका स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एंटीबायोटिक जो है वो इफ़ेक्टिवली अपना काम नहीं कर सकेगी, वो टारगेट नहीं कर सकेगी पैथोजेंस को और उसकी इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी। अब मेन बात ये है कि बीटा लैक्टमेज बनता कहाँ पे है। अगर बीटा लैक्टमेज यहाँ तो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, यानी कि वो क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट बना हुआ होता है। यहाँ पे क्या होता है कि प्लाज्मिड ट्रांसफ़र के टाइम पे बीटा लैक्टमेज को देखा जा सकता है। प्लाज्मिड ट्रांसफ़र क्या है, जो कि जीन ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट करता है। पहली रीज़न रेजिस्टेंट की होगी, बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन। अब सेकंड क्या है, डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ड्रग। डिक्रीज परमेबिलिटी का क्या मतलब है कि वो साइट जहाँ पे हमें ड्रग रिक्वायर है वहाँ पे ड्रग प्रॉपरली नहीं पहुँच रही, ड्रग की वो अमाउंट नहीं पहुँच रही जो कि इफ़ेक्टिव होगी अगेंस्ट पैथोजन। तो जब ड्रग की प्रॉपर अमाउंट वहाँ पे नहीं पहुँचेगी तो पैथोजन पे ड्रग का कोई इफ़ेक्ट नहीं शो होगा और पैथोजन किल नहीं होगा, पैथोजन डिस्ट्रॉय नहीं होगा और इन्फेक्शन जो है वो प्रोग्रेस करता जाएगा। थर्ड हम अपने फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो है इफ्लक्स पम्प। इफ्लक्स पम्प क्या होता है, इफ्लक्स पम्प सेल की सरफेस पे अटैच होता है, जो क्या करता है, जो ड्रग जब उस पे जाके बाइंड होगी तो ड्रग को वो एक्सपोर्ट आउट कर देगा सेल से बाहर। अब जब ड्रग सेल से बाहर चले जाएगी, सेल के अंदर साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग नहीं पहुंचेगी तो ड्रग इफ़ेक्ट नहीं करेगी पैथोजन को और पैथोजन नेक्स्ट प्रोग्रेस होता जाएगा। फोर्थ और लास्ट जो फैक्टर है वो है एल्टर्ड पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेंसिलिन ने जाके बाइंड करना होता है पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पे। अब जब उसकी बाइंडिंग साइट इफ़ेक्ट हो जाएगी, पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का स्ट्रक्चर एल्टर हो जाएगा, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो पेंसिलिन जाके उस पर बाइंड नहीं कर सकेंगी। जब उस पर जाके बाइंड नहीं करेंगी तो वो अपना काम नहीं कर सकेंगी। अपना काम नहीं करेंगी तो माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल नहीं कर सकेगी और इन्फेक्शन को नहीं रोक सकेंगी। तो अब हम चलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आ जाता है। सबसे पहले हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। एम्पिसिलिन का जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के साथ कॉन्फॉर्मुलेशन होती है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं। पेंसिलिन वी और एमोक्सिलिन जो है उनको हम ओरली देते हैं। अब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन, जो ड्रग्स इंट्रावेनसली दी जाती हैं उनमें एब्जॉर्प्शन फेज़ नहीं होता, उनकी एब्जॉर्प्शन ज़ीरो होती है क्योंकि डायरेक्टली ड्रग ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है। लेकिन वो ड्रग्स जिनको हम ओरली देते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है स्टोमक की एसिडिटी से। नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन को ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनकी, वह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं थ्रू आउट द बॉडी। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में ये है कि मोस्टली जो पेंसिलिन है उनका मेटाबॉलिज्म इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब मोस्टली उनका मेटाबॉलिज्म नहीं देखा गया। लेकिन कुछ ड्रग्स जो हैं, फॉर एग्जांपल नेफ्सिलिन या ऑक्सासिलिन, वो हेपेटिकली मेटाबोलाइज होती हैं। एक्सक्रीशन ले लेते हैं। रेनली एक्सक्रीट होती हैं पेंसिलिन्स, लेकिन वो पेशेंट्स जिनमें रेनल इम्पेयरमेंट होती है उनमें हमें डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। हमारे पास है एडवर्स इफ़ेक्ट, फॉर एग्जांपल
एंटीबायोटिक्स या पेनिसिलिन्स को ज़्यादा लेने से या उनकी प्रोलॉन्ग थेरेपी से हमें क्या एडवर्स इफ़ेक्ट मिल सकते हैं। पहला है हाइपर सेंसिटिविटी। वो पेशेंट जो प्रोलॉन्ग पेनिसिलिन थेरेपी यूज़ करते हैं या पेनिसिलिन की ज़्यादा डोज लेते हैं उनको हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। सेकंड हमारे पास है डायरिया। वो डायरियल कंडीशन फेस कर सकते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन का माइक्रोब्स का फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अलावा जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, पेनिसिलिन क्या करेगा, नेफ्राइटिस काज करेगा। उसके अलावा पेनिसिलिन्स जो हैं वो सीएनएस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं जिनकी वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी होगी और ये ब्लड को भी इफ़ेक्ट करते हैं। हेमाटोलॉजिकली भी हमारे लिए टॉक्सिक हैं। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर सकता है, हमारे बोन मैरो के इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन इस सब को एक साइड पे रखते हुए पेनिसिलिन्स आर द लीस्ट टॉक्सिक एंटीबायोटिक्स। और ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जिनको प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में भी यूज़ किया जा सकता है, यानी ये सेफ़ टू यूज़ हैं।